गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में 11th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या था ना जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। याद कीजिए, पिछला क्लास में R.H. विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हमने उसमें से मोनेरा को पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा को पढ़ लिया था और फंजाई को भी पढ़ लिया था, उसके क्लासेस को भी। सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बल्कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा था वहाँ पे, जो कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पे एक एक चैप्टर है। थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम और फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम, तो इसीलिए हम वो चैप्टर वाइज अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज हमारा हेडिंग क्या होगा, बोलिए ज़रा। प्लांट किंगडम। क्या होगा आज हमारा हेडिंग? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है ये थर्ड चैप्टर है, क्लास 11th का, है ना। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा R.H. विटेकर साहब के बारे में। क्या किया था R.H. विटेकर साहब ने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था हमें। क्या क्या बताया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। ये चीज़ हमें R.H. विटेकर साहब बता चुके हैं। और इनका जो इन्होंने क्या क्या देखा था क्लासिफिकेशन करते वक्त, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, सेल टाइप देखा था, सेल वॉल के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा था। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देख करके हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और काफ़ी एक्सेप्टेबल था। आज जो हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम में आपको एक चीज़ बता दूँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो गिवन बाय लिनियस। लिनियस का फुल नेम बताइए क्या है? कैरोलस लिनियस, है ना। कार्ल वॉन लिन पहले था, लिनियस। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि भाई कुछ जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, वो एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? दूसरा हम देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन इनको देने वाले कौन है, जरा बोलिए? 2 साइंटिस्ट, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये चीज़ तो आपको याद ही होगी। इसके ड्रॉबैक भी आपको पता थे। जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था, है ना। कुछ बुक में आपको दिखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन देने वाले R.H. विटेकर। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को विजुअलाइज करने के बाद तब जाकर के ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर भी बेसिस होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ external
एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज नेचुरल क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक टर्म, ये सब टर्म अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक रिलेशन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पहली बात तो इन्हें बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गिवन बाय तख्ताजन। ठीक है, ये साइन तख्ताजन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये होता है कि इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशन देखते हैं कि कौन कब इवॉल्व हुआ, कौन पहले इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। एक सीक्वेंस, जो पहले इवॉल्व हुआ उसको वहाँ रखें हैं, उसके बाद को दूसरे नंबर पर रखें हैं, थर्ड नंबर पे जो इवॉल्व हुआ उसको थर्ड नंबर पर रखें हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप असल में है क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाए। ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। समझ में आई बात। उसके बाद एक टर्म आपको याद रखनी है, वो है नोमेरिकल टैक्सोनॉमी। नोमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। नोमेरिकल टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो नोमेरिकल मतलब क्या होता है, नंबर या डेटा या कोड्स, है ना, वही चीज़ है कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को आप क्या करेंगे, कोई कोड देंगे, कोई नंबर देंगे। ठीक है, कोई कोड और नंबर्स वो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर्ड रखेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नोमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो नोमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड to the characters and after that data stored in computer, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझ में आई बात। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है क्या, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या क्या हमने पढ़ा प्लांट किंगडम में, कुछ टर्म्स, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया है, भाई एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखते हुए ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, लिनियस साहब ने बताया। नेचुरल क्लासिफिकेशन भाई बेंथम एंड हुकर ने दिया था, कुछ बुक में आर.एच. व्हिटेकर भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है नेचुरल में कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आई बात। फाइलोजेनी क्या होता है या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन कब इवॉल्व हुआ, उसको उसके अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये तख्ताजन साहब ने दिया था। समझ में आई बात। उसके बाद नोमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऑब्जर्व किया, जो फीचर्स, उसको आप कोड कोई नंबर तो देंगे, तो वो कोड और नंबर जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड किया जाता है उसे हम नोमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी मैंने जब पढ़ाया था आपको, वहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ाया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ाया था, लिनियस साहब।
फिर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ा था, पहला चैप्टर याद कीजिए, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ाया था। थोड़ा सा पिछला क्लास याद कीजिए, जब मैंने टैक्सोनॉमी की बात की थी, टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में मैंने दो चीज़ें आपको टाइप में पढ़ाया था, एक तो साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, और दूसरा कीमोटैक्सोनॉमी। बस मैं 2 मिनट यहाँ पे ले रहा हूँ आपका। साइटो मतलब होता है सेल, तो सेल के बिहेवियर्स और सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। और अगर सेल के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी, क्योंकि कीमो का मतलब होता है केमिकल और साइटो का मतलब होता है सेल। समझ में आई बात, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिछला बता रखे हैं पिछले क्लास में। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे ज़ूस्पोर क्या होता है, जो कि अभी हमें इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होगा इस सब चीज़ की, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ज़ूस्पोर्स क्या होता है, एपेलेनोस्पोर्स, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आगे के चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, हो क्या रहा है, किसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप के हो रहे हैं। समझ में आई बात। तो मैं अभी आपको ज़ूस्पोर, एपेलेनोस्पोर, आर्किगोनियम क्या होता है, एंथ्रेडियम क्या होता है, ठीक है, एपेलेनोस्पोर क्या होता है, फिर उसके बाद सिफेनोगेमस क्या होता है, ज़ॉइडोगेमस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या होगा, छोटा सा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होगा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हेडिंग हम क्या डालेंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं शॉर्ट में थोड़ा बताते चलता हूँ, आप लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे ज़ूस्पोर। क्या पढ़ेंगे, ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होता है, ज़ूस्पोर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्पोर्स हैं, स्पोर्स विथ फ्लैजिला। और ये जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मतलब इसके पास फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर जाते हैं ईजिली। समझ में आई बात। तो ज़ूस्पोर्स आप याद रखेंगे, जैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो ये एक स्पोर है और इस पर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। समझ में आई बात। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको वो है एपेलेनोस्पोर। एपेलेनोस्पोर्स, एपेलेनो ए मतलब होता है क्या, आ मतलब नहीं, तो मतलब स्पोर्स विदाउट फ्लैजिला, स्पोर्स विदाउट फ्लैजिला। और ये कैसे होंगे, जब फ्लैजिला नहीं तो नॉन मोटाइल। कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। जैसे ये स्पोर्स है, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। समझ में आई बात। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज। इसमें हम देख लेते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है, तो बोलिए गैमेटोफाइट क्या है। हेप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट, क्या है ये, हेप्लॉइड स्टेज है प्लांट का, स्टेज ऑफ प्लांट्स एंड प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, एंड प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। तो गैमेट होता है क्या, हैप्लॉइड होता है, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसा होगा, हैप्लॉइड स्टेज। फिर हम देखेंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइट, तो हम इसको बोलेंगे डिप्लॉयड स्टेज ऑफ प्लांट, स्टेज ऑफ प्लांट एंड प्रोड्यूसिंग
स्पोर्स। समझ में आई बात? फिर मैं अगर और टर्म की बात करूं तो आर्किगोनियम क्या होता है भाई? आर्किगोनियम क्या है बोलिए जरा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर अगर मैं बात करूं एंथ्रेडियम के, एंथ्रेडियम क्या होता है? ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। एंथ्रेडियम की बात करूं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूं कि भाई मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? A structure which bears megaspore, which bears megaspore। अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं तो माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है भाई? ये भी एक स्ट्रक्चर है विच बियर्स माइक्रोस्पोर्स। समझ में आई बात? अगर मैं स्पोरोफिल्स के बारे में बताना चाहूं तो स्पोरोफिल्स क्या होता है? स्पोरोफिल्स क्या है? लीफ बियरिंग sporangia which produce spores, sporangia which produce spores। समझ में आई बात? और कुछ टर्म्स की अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं ज़ाइडोगेमस प्लांट क्या होता है? ज़ाइडोगेमी या फिर ज़ाइडोगेमस प्लांट क्या होता है? ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं और वाटर मस्ट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये स्पोर वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच स्पोर्स आर मोटाइल, स्पोर्स आर मोटाइल, स्पोर्स आर मोटाइल। अब इसके लिए वाटर क्या होता है? वाटर मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? नोन एज ज़ाइडोगेमस प्लांट, ज़ाइडोगेमस प्लांट। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल बोलिए जरा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे थैलोफाइटा, यहां से लेते हैं एग्जाम्पल, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पेटेरिडो नहीं टेरिडोफाइटा। समझ में आई बात? अब एक टर्म और देखिए, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं सिफेनोगेमी या सिफेनोगेमस, सिफेनोगेमी या फिर सिफेनोगेमस, गेमस प्लांट। सिफेनोगेमस प्लांट में होता क्या है कि ये भी एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें मेल स्पोर जो होता है वो क्या होता है बोलिए ज़रा? नॉन मोटाइल। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच
मेल गैमेट, इसमें भी मेल है भाई, इन विच मेल स्पोर्स, या मेल गैमेट बोल दो यार, मेल गैमेट बोलो, मेल गैमेट्स, इन विच मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं। इसीलिए इसके लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसके लिए वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, सर एक तो नॉन मोटाइल है, उसके बाद वाटर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो इसमें जो है पॉलन ट्यूब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसमें पॉलन ट्यूब पूरा लिख दूं मैं, पॉलन ट्यूब responsible for the fertilization। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो जाएंगे बोलिए जरा? एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। भाई मैंने क्या क्या पढ़ा दिया भाई? ये चीज़ें जो है ना, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ को एक एक करके बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं। अगर यहाँ से यहाँ, मैं नहीं बोलता कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर। जब आप रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे, आप रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे पढ़ेंगे जब आप 12th में, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और यहाँ के लिए तो है ही। क्या देखा हमने? ज़ूस्पोर के भाई स्पोर्स विद फ्लैजिला, जो कि मोटाइल होगा उसमें फ्लैजिला होगा। एपेलेनोस्पोर स्पोर्स विदाउट फ्लैजिला नॉन मोटाइल होगा। क्लियर? गैमेटोफाइट क्या है भाई? हैप्लॉइड स्टेज है प्लांट का जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोरोफाइटिक क्या है? डिप्लॉइड स्टेज प्लांट का जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और आर्किगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? स्ट्रक्चर्स विच बियर्स मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल क्या है? लीफ बेयरिंग स्पोरेंजिया जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ज़ोइडोगेमस प्लांट क्या होता है और सिफेनोगेमस प्लांट क्या होता है, उस चीज़ को मैंने बताया कि एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें मेल गैमेट्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, और वाटर ज़रूरी होता है इसके फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसे प्लांट को हम ज़ोइडोगेमस बोलेंगे। एग्जाम्पल थैलोफाइटा, बराइडोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सिफेनोगेमस प्लांट क्या होता है कि भाई ये भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें मेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, और इसमें जो हेल्प होता है वो फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब करता है, इसीलिए इसके लिए वाटर की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म याद रखेंगे। तो भाई अभी तक का जो हमारा शुरू की जितनी भी टाइमिंग अभी लगी है हमें पढ़ने में ये सारी चीज़ों को, ये अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये कुछ टर्म्स थे जो कि बताना बहुत ज़रूरी था। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे उन साइंटिस्ट की बातों को जो उन्होंने हमें बताया है। तो आइए अब हम असल मकसद की तरफ अपने चल रहे हैं। अभी जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मैं आपको भी एक ओवरव्यू पढ़ाने जा रहा हूँ प्लांट किंगडम का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं नहीं बता सकता। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई सर। तो समझ में आने चाहिए बस, चाहे धीरे धीरे ही सही आए, धीरे धीरे से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम को टोटल की टोटल हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैमी और दूसरा हम बोलेंगे
क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी हम ऐसे प्लांट को कहते हैं जो जिसमें सीड प्रेजेंट ना हो, तो सीडलेस प्लांट, ठीक है, सीडलेस प्लांट्स। फेनेरोगैमी हम ऐसे प्लांट को बोलते हैं जिसमें सीड प्रेजेंट हो, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि सीड बियरिंग प्लांट। इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। समझ में आई बात? फेनेरोगैमी को। अब जो सीडलेस प्लांट हैं उसको हम फिर 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाता है हमारा भाई थैलोफाइटा, मतलब जिसमें स्ट्रक्चर्स, इसके ऑर्गेन्स वेल डेवलप्ड ना हो। दूसरा हो जाता है हमारा ब्रायोफाइटा। तीसरा हो जाता है हमारा पेटेरिडोफाइटा। अरे भाई टेरिडोफाइटा होता है, क्या होता है? टेरिडोफाइटा। समझ में आई बात? थैलोफाइटा यानी एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऑर्गेन्स, जिसके पार्ट्स डिफरेंशिएटेड ना हो। थैलोफाइटा को फिर हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, याद कीजिए। एक तो हम अलगी बोल सकते हैं और दूसरा हम फंजाई। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसके पास कौन सा स्टेज है? ये को कैसे होते हैं? ये गैमेटोफाइटिक। कैसे होते हैं? गैमेटोफाइट। ठीक है। टेरिडोफाइटा यहाँ से आगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोवैस्कुलर सिस्टम होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज वगैरह होता है। ठीक है। अगर मैं फेनेरोगैम की बात करूं तो फेनेरोगैम को मैं 2 में डिवाइड कर सकता हूं। बोलिए जरा, ऐसे प्लांट जिसके पास सीड होते हैं 2 में मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है। तो एक तो है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है क्या? नेक्ड। क्या मतलब होता है? नेकेड। अरे गलत हो गया। और स्पर्म का मतलब होता है क्या? सीड। मतलब सीड बेयरिंग तो होंगे लेकिन नेकेड सीड होंगे। एंजियो का मतलब होता है हिडन और स्पर्म का मतलब होता है क्या? सीड। मतलब इसमें भी सीड तो होंगे लेकिन हिडन होंगे। इसमें क्या होगी? सीड कवरिंग। समझ में आई बात? अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, अभी तक मैंने क्या बता दिया कि भाई प्लांट जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक फेनेरोगैम्स, दूसरा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स सीडलेस प्लांट, फेनेरोगैम्स सीड बेयरिंग प्लांट। जो सीडलेस प्लांट हैं वो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। फिर थैलोफाइटा में अलगी और फंजाई आ जाएगा। और फिर जाकर के जो सीड बेयरिंग प्लांट है उसमें 2 हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म का मतलब है सीड तो होंगे लेकिन नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म का मतलब सीड तो हैं लेकिन कवरिंग के साथ, है ना, विद द कवरिंग। अब एक चीज मैं जो इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं कि टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, ये तीनों में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है। अगर मैं एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोफाइटिक स्टेज की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियोटिक फाइटिक स्टेज टेरिडोफाइटा में भी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, सब में देखने को हमें मिलता है। तो मतलब ये क्या है? एम्ब्रियोफाइटिक स्टेज किसमें किसमें पाए जाते हैं भाई? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड किसमें पाए जाते हैं भाई? टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। समझ में आई बात?
तो बाकी इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो सबके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके पास वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होता है, और ब्रायोफाइटा से लेकर के इधर सबके पास एम्ब्रियोफाइटिक स्टेज होता है। बाकी जो नॉन एम्ब्रियोफाइटिक स्टेज और नॉन वास्कुलर सिस्टम, जिसमें जो नॉन वास्कुलर है वो कौन है भाई? थैलोफाइटा, उसमें अलगी और फंजाई आ जाएगा। तो आइए हम एडिंग डालते हैं अब अलगी के बारे में, ठीक है। इसको इसी तरह एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा हमें उसको याद रखने के लिए, ठीक है। एक ओवरव्यू है पूरे प्लांट किंगडम का, समझ में आई बात? तो चलिए इसको नोट डाउन करें। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या? अलगी। क्या पढ़ेंगे? अलगी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अलगी टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो हैं, टर्म गिवन बाय लिनियस, ठीक है। फादर ऑफ अलगी जो हैं, फादर ऑफ अलगी वो कौन है? फ्रिश। इंडियन फादर ऑफ अलगी कौन है? इंडियन फादर ऑफ अलगी कौन है? M.O.P. आयंगर। क्या है? M.O.P. आयंगर, ठीक है। स्टडी ऑफ अलगी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ अलगी, इसको हम बोलते हैं अल्गोलॉजी। क्या? अल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, समझ में आई बात? अब हम अलगी के और पॉइंट्स की बात करें। अलगी जो होता है भाई, ये क्लोरोफिलस होता है। मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, मतलब क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस है तो भाई ये सनलाइट को ट्रैप भी करेगा और फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो खाना खुद बनाएगा। तो कैसा हो गया ये? बोलिए जरा। ऑटोट्रॉफ। कैसा हो गया? ऑटोट्रॉफिक। समझ में आई बात? अलगी जो है, अभी मैंने बोला था वैस्कुलर सिस्टम किस में होता है? सिर्फ टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो है ये नॉन वैस्कुलर है। क्या है? बोलिए जरा। नॉन वैस्कुलर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है आपको? थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं रहता है, ना तो इसमें आपको नो रूट्स, रूट नहीं दिखेंगे, नो रूट्स, नो स्टेम्स, नो लीव्स, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखेंगे। एक थैलक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा बस। समझ में आई बात? दूसरी बात, हम अगर अलगी के बारे में बोलें कि भाई अलगी में एक स्टेज होता है जिसको ज़ाइगोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ाइगोस्पोर। ये ज़ाइगोस्पोर जो है ये अलगी में रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? स्पोरोफाइटिक को, स्पोरोफाइटिक स्टेज को। समझ में आई बात? अगर मैं अलगी की बात करूं तो अलगी को ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? अगर मैं अलगी के हैबिटेट की बात करूं, अगर मैं अलगी के हैबिटेट की बात करूं, तो हैबिटेट में अलगी का जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश वाटर, सी वाटर, एंड सम आर टेरेस्ट्रियल, है ना। कुछ कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेकिन
इन aquatic form, aquatic form में जो अलगी होता है इसके पास ये अलगी, सॉरी, aquatic form में जो अलगी होता है इसमें अलगी अटैच्ड होता है, अलगी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि ये अलगी, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, ये अलगी पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, जब फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। एसोसिएशन लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या क्या करता है कि अलगी जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के फंजाई को देता है और फंजाई जो है शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। अच्छा, अलगी जो है बहुत बदमाश है, एनिमल के साथ भी होता है। अलगी जो है वो एनिमल्स के साथ भी होता है, जैसे स्लोथ बेयर की अगर मैं बात करूं, समझ में आए बात। अब कुछ हम ये देखेंगे कि अलगी का ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अलगी हैं यूनिसेलुलर हैं, कोई कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, कोई केल्प्स हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब हम देखते हैं। अभी तक हमने अलगी के बारे में क्या क्या देखा, बोलिए जरा। टर्म लिनियस ने दिया, फादर ऑफ अलगी फिरिश है, इंडियन फादर ऑफ अलगी एंगर है, स्टडी ऑफ अलगी को अल्गोलॉजी फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्लोरोफिलस होता है भाई, क्लोरोफिलस है तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जब इसके पास है तो ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना खाना बनाएगा, तो मतलब ऑटोट्रॉफिक है। नॉन वस्कुलर है क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो सब नहीं है इसमें। थायलॉइड यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें रूट भी नहीं, स्टेम भी नहीं, लीफ भी नहीं। फिर जाइगोस्पोरिक स्टेज होता है जो स्पोरोफाइटिक स्टेज को इसमें शो करता है। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट में हमने बोला फ्रेश वाटर और सी वाटर और कुछ टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, है ना। लेकिन एक्वाटिक फॉर्म के जो अलगी हैं वो अलगी जो है वो अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से। समझ में आई बात। अलगी फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है, मतलब लाइकेन, और अलगी जो है एनिमल्स के साथ भी, जैसे स्लॉथ बेयर। अगर मैं बोलूं कि भाई ये अलगी जो है, अलगी वो यूनिसेलुलर भी है, अलगी का यूनिसेलुलर फॉर्म जो होता है उसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कौन है वो, क्लेमाइडोमोनस। फिर अलगी का कॉलोनियल फॉर्म में भी रहता है, अलगी कॉलोनियल फॉर्म में भी रहता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल्वॉक्स। अलगी जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है। किस फॉर्म में, फिलामेंटस। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरोथैलिक्स, यूरोथैरिक्स, एस्पायरो गायरा, गलत हो गया, एस्पायरो गायरा। अगर मैं अलगी की बात करूं, ये केल्प्स फॉर्म में भी होता है, मतलब मैसिव प्लांट्स, केल्प्स फॉर्म, मैसिव प्लांट्स, गुदा लाइक। इसमें जो हो जाएगा ऑल ब्राउन अलगी। समझ में आई बात। अगर मैं मैक्सिमम थायलॉइड डाइवर्सिटी की बात करूं, मैक्सिमम थायलॉइड डाइवर्सिटी की बात करूं तो इसमें कौन आ जाएगा, ब्राउन, ग्रीन अलगी। ठीक है, एक पॉइंट और आप याद रखिए कि ब्लू ग्रीन अलगी जो है, ब्लू ग्रीन
अलगी, इसका कोई यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होता, इसका कोई यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये था हमारा अलगी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी या फिर फंक्शंस ऑफ अलगी। समझ में आया बात? कुछ अलगी हैं जो कि हमारे यूजफुल हैं, काफ़ी फूड एज अ फूड यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने अलगी के बारे में क्या क्या देखा, उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, साइंटिस्ट के बारे में, अलगी की स्टडी को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ हमने देखा। फिर हमने अलगी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखा कि भाई अलगी एग्जिस्ट कैसे कैसे करता है, यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाडोमोनस, कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वैक्स, एनाफिलामेंटस, यूरोथेरिक्स एंड स्पायरोगायरा, केल्प्स फॉर्म में जो होते हैं ऑल ब्राउन अलगी। मैक्सिमम थैलॉइड डाइवर्सिटी जो होती है वो किसकी होते हैं, ब्राउन ग्रीन अलगी की। समझ में आई बात? ब्लू ग्रीन अलगी में कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होता, नो यूनिसेलुलर इन ब्लू ग्रीन अलगी। समझ में आई बात? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अलगी को लेकर के, ठीक है, या फिर फंक्शंस ऑफ अलगी। ओके, बाय।